बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज इंटरनेशनल विमेंस डे की मुनासबत से तमाम ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को, अपनी माँओं बहनों को विमेंस डे की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इसके साथ साथ अपनी उन अजीम माँओं बहनों को जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है ख़वातीन को अपने हुकूक दिलवाने के लिए, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उनकी अनथक मेहनत, उनकी काविशों की वजह से हम गोशा हैं एक ऐसे मुआशरे की तरफ जो कि सही मानों में बराबरी पर मुनहसर होगा, सही मानों में ख़वातीन को हुकूक जहाँ पर हासिल होंगे। इस हवाले से मैं मोहतरमा फ़ातिमा जिना, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, आसमा जहांगीर साहिबा और ऐसी बहुत सारी और ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे मुआशरे को तख्लीक करने के लिए सर्फ की, एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर ख़वातीन को बराबरी के हुकूक हासिल हों। मैं समझता हूँ उनकी अनथक मेहनत, उनकी जिद्दोजहद की वजह से शायद अभी तक वो आइडियल मुआशरा तो हासिल नहीं कर पाए हम, लेकिन हाँ, हम उस रास्ते के ऊपर कार फरमा हैं और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान जहाँ पर, वो मुआशरा जहाँ पर तमाम हुकूक बराबरी की बिना पर हासिल होंगे हमारी माँओं बहनों को, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत गोशा है। और आपके सामने है कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने फ़ैसलों से, अपनी पॉलिसी से ये साबित किया है कि ख़वातीन के हुकूक की जंग सिर्फ कोई स्लोगन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन हमारे सियासी मंशूर का, हमारे सियासी फ़लसफ़े का एक अहम हिस्सा है। तो इंशाअल्लाह इस अज़म के साथ कि हम वो मुआशरा जिसका ख्वाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने देखा था, नुसरत भुट्टो साहिबा ने देखा था, फ़ातिमा जिना ने देखा था, वो पाकिस्तान जो हम देखना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर मार्ज़ वजूद में आएगा और इस काम को करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ मैं मौजूदा हुकूमत की बात करना चाहूँगा जो कि ना ख़वातीन को हुकूक देने पर बिलीव करती है और ना अवामुन नास को हुकूक देने पर बिलीव करती है, जिसने अपनी 2.5 साल, पौने 3 साल पॉलिसीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ की है और वो है यू टर्न। सिर्फ खान साहब की खुशनुदी के लिए, खान साहब को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, पॉलिसीज़ का ऐलान किया, लेकिन ख़वातीन के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, मज़दूरों के लिए क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए, हारियों के लिए क्या करना चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ इस मौजूदा हुकूमत ने नहीं की। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो लोग जो कि IMF की हुकूमत की जंग लड़ रहे हैं, IMF के निज़ाम की जंग लड़ रहे हैं, वो हुकूमत जो बार बार कहती है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई और सही सिमत की तरफ जा रही है। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मईशत सही सिमत में जा रही होती तो क्या महंगाई में 8.7% फरवरी के महीने में इजाफा हुआ होता? यह आज के अखबारों में खबर नशर की गई है कि 8.7%
ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं खान साहब ने मईशत को मुस्तहकम कर दिया है, आप कहते हैं खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान एक आम आदमी को जकड़ के रखा हुआ है। चाहे मुर्गी हो, बिजली हो, गैस हो, दालें हो, घी हो, फल हो, बच्चों के कपड़े हो, हर चीज़ के अंदर कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। और खान साहब आप कहते हैं कि मुझे ये पता है कि लोगों ने वोट कितने में बेचा। वज़ीर आज़म साहब, क्या आपको पता है चीनी का क्या रेट हो गया है? उस चीनी का जिसका आपने 80 रुपए किलो पे नोटिस लिया था, कल उसकी कीमत 110 रुपए किलो थी। क्या आपको मुर्गी का रेट पता है? घी का रेट पता है? अद्वियात का रेट पता है? खान साहब, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, मेरे कप्तान, मेरे वज़ीर आज़म, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसका वादा आपने पाकिस्तान की आवाम से किया था, वो वादा ये था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपने 2.5-3 सालों में महंगाई को ख़त्म नहीं किया, गुर्बत को ख़त्म नहीं किया, लेकिन हाँ, आप गरीब आदमी को ख़त्म करने की तरफ कोशा हैं। आपने रोज़गार देने का वादा किया, आप लोगों से रोज़गार छीनने की काविशें कर रहे हैं, लोगों से रोज़गार छीना जा रहा है। ये कैसी मईशत है जिसमें आप कहते हैं कि मईशत पैरों पर खड़ी है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। फिर आप कहते हैं कि मुल्क सही सिमत में गामजन है। बार बार आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। पिछले 3 माह में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हुआ है। पिछले 3 माह में आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी वफाकी हुकूमत है। आप कहते हैं मैं ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर रहा हूँ, बार बार ट्वीट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर आप। मैं सवाल पूछना चाहूँगा खान साहब, पिछले 3 माह में इंपोर्ट्स में जो अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? फरवरी के महीने में एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। रज़ाक दाऊद साहब ने खुद एडमिट किया है आज से 6 रोज पहले कि इवन एक्सपोर्ट्स के अंदर फरवरी के महीने में 4.5%, 4.5%, 4.5% कमी आई है। तो मुझे समझ नहीं आता आपकी हुकूमत किन तजादात पर बिलीव करती है। आप कहते हैं मईशत ठीक है, मईशत मजबूत हो गई है, लेकिन आपका वज़ीर तिजारत, मुशीर तिजारत कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। आप कहते हैं हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर दिया है, ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर दिया है। पिछले 3 माह में इंपोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हो गया है। आप कहते हैं हमने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया है, मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। अनप्रेसिडेंटेड कर्जे आपने लिए हैं। और अभी 2 रोज़ कबल अखबार में खबर नशर हुई थी कि कितने खरब रुपए का मज़ीद कर्जा ये इमरान खान की हुकूमत लेने जा रही है। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को मजबूत बना दिया है, पाकिस्तान की इकॉनमी बूम कर रही है, आगे बढ़ रही है, और फिर वज़ीर आज़म साहब महंगाई के बारे में आप खामोश रहते हैं। आप अपने MNAs के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने इतने पैसे लिए, लेकिन जो चीनी की कीमतों में इजाफा है, जो चीनी के निर्ख हैं, घी के निर्ख हैं, आटे के निर्ख हैं, सब्जियों के निर्ख हैं, चावल के निर्ख हैं, अद्वियात के निर्ख हैं, उसके बारे में आप बाखबर हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी इतना बेखबर वज़ीर आज़म कभी नहीं आया, इतना बेखबर वज़ीर आज़म जिसको कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, नहीं आया। और आपने पिछले 2.5-3 साल में देख लिया कि इनकी बेखबरी की वजह से
किस तरीके का इस्तेहसाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हुआ है। बहुत शुक्रिया। आप साहब ये बताएं कि आपने वफाक में इतनी सारी बातें की जो बेखबर हैं, लेकिन आपके कमिश्नर कराची में जो बेखबर है उनको भी तो नहीं मालूम कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। अगर वफाक कंट्रोल नहीं कर पा तो सिंध को कौन सा कंट्रोल कर पा रही है? देखिए, सिंध की हुकूमत मरीख में नहीं रहती। सिंध की हुकूमत जो वफाक की गलत पॉलिसीज़ है उसका खमियाजा तो हम भी भुगतते हैं। अब अगर आपने बिजली के नर्ख में इजाफा कर दिया, पेट्रोल के, डीजल के, मिट्टी के तेल के नर्ख में इजाफा कर दिया आपने, गैस के नर्ख में इजाफा कर दिया, बल्कि गैस तो नापैद कर दिया आपने, तो जो शुगर चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, उसकी चीनी की कीमतों में तो फिर इजाफा होगा ना। अगर आप फर्टिलाइज़र की कीमतों में इजाफा कर देंगे, अनप्रेसिडेंटेड इजाफा करेंगे गैस की शॉर्टेज की वजह से, तो जो एंड रिज़ल्ट आना है उस सब्ज़ी के ऊपर, उस कपास के ऊपर, उसका खमियाजा तो आवाम भुगतेगी ना। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, ज़रई मईशत है। पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने सुना था कि कपास की शॉर्टेज होगी पाकिस्तान में? ये कभी सुना था आपने? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कपास पाकिस्तान की कैश क्रॉप है, पाकिस्तान इतनी कपास प्रोड्यूस करता है। टेक्सटाइल हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है जो कि कपास पर मबनी है। इन लोगों की नाअहली, इनकी गलत पॉलिसीज़ का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान कॉटन को इंपोर्ट कर रहा है, कॉटन को इंपोर्ट किया जा रहा है, कपास को इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये लोग तो मेरे भाई इतने नाअहल हैं। तो अगर आप मेरे हाथ पैर बांध दो और फिर मुझे कहो कि हाँ भाई लड़ाई लड़ लो, मेरी जबाबंदी कर दो और फिर कहो कि हाँ भाई तुम जवाब दे दो, तो कैसे कोई कर सकता है? तो कमिश्नर कराची, कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर लाड़काना आखिर में इसी दुनिया में बैठे हैं ना। तो जब आप बेसिक जो सप्लाई है, जो चीज़ों की इनपुट है, उन चीज़ों को जब आप महंगा कर देंगे तो आउटपुट तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी, और उसकी वजह से तमाम महंगाई हो रही है। आज आप बिजली के नर्ख कम करना शुरू कर दें, गैस के नर्ख कम करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की कीमतों में कमी आ जाएगी। जी साहब, ये बता दें कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और सिंध बलूचिस्तान वाहिद वो खित्ते हैं जहाँ की ख़वातीन अपने मर्द लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुसलसल मार्च कर रही हैं। क्या ये रियासत की फेलियर नहीं है? रियासत को नहीं सोचना चाहिए कि वो ख़वातीन जो मुसलसल जो है ना वो मार्च कर रही हैं अपने मर्दों की बाजियाबी के लिए? ये दुनिया के वाहिद खित्ते हैं सिंध और बलूचिस्तान, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में मिसिंग पर्सन का होना एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। उनके मार्च में हम उनके साथ, और हम समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। जो लोग मिसिंग है, अगर वो लोग गायब किए गए हैं तो उनको डिक्लेयर किया जाए, उनको अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि हमारी इन माओ बहनों को इन तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। हम उनके साथ खड़े, हम समझते हैं ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस के बाद जो कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं, यहाँ कुछ देर पहले खुर्रम शेर ज़मां ने यहाँ मीडिया टॉक की है, उनका कहना है कि ऐवान में असलम अबड़ो नोटा है, उसको डिस्ट्रिक्ट किया जाए और फिर से इलेक्शन करवाया जाए, उसको ट्रेजरी बेंच पे बिठाया जाए। ये रूल्स ये भी कहा कि ये ऐवान 2 नंबर या 2 नंबर लोग बैठे, असेंबली को भी 2 नंबर। अब खुर्रम शेर ज़मान जहाँ बैठा होगा वहाँ वो अपने बारे में खुद ही करेंगे, और 2 नंबर ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं असल ये जो बार बार बात करते हैं, पीटीआई वो हुकूमत है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान को अपनी जमात में लिया, नून लीग के लीडरान को अपनी जमात में लिया। तो ये तो सियासी जमात मार्ज़े वजूद में ही उन लोगों की वजह से आई है जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी को तब्दील करते हैं। इनके बहुत सारे इस वक्त गुज़रा मेंबरान कौमी असम्बली ऐसे हैं कि जो 2018 की जब तक असम्बली चली, मेरे ख्याल में मार्च तक असम्बली चली थी, तब तक वो नून लीग के साथ बैठे हुए थे। इनके एक वफाकी वज़ीर जो कि बहुत अहम मनसब पर इस वक्त बराजमान है, वो नून लीग की कौमी असम्बली के रुकन भी थे, वो नून लीग की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन भी थे, और माजी में वो काफ लीग में होते थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ होते थे। बोजदार साहब खुद मादी में पीटीआई का पैदाइश से हिस्सा नहीं थे। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद ऐसे लोगों को
जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी बार बार तब्दील करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी सियासी जमात को कायम किया और आज अपनी हुकूमत को उन्होंने मांगे तांगे की जो हुकूमत है उस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश की है। जो उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा असलम अबड़ो साहब के हवाले से, असलम अबड़ो साहब ने अगर आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है कि अगर उन्होंने वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक वोट नहीं दिया, फाइनेंस एक्ट या आइनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं दिया, तो उनके ऊपर डिफेक्शन बिल्कुल लगती है। लेकिन अगर आम कानून साजी के ऊपर या आम वोटिंग के ऊपर कोई मेंबर असेंबली अपने हक़ रायदही को अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A का अतलाक नहीं होता। या आर्टिकल 63A को पढ़ लें। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इनके जिन लोगों ने GDA के साथ हाथ किया, जो सदरुद्दीन साहब के साथ इनके मेंबरान असेंबली ने हाथ किया, उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनके 16 अरकान कौमी असेंबली ने हफीज़ शेख के साथ जो हाथ किया है, और हफीज़ शेख को ज़िंदगी में पहली बार इस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा कि वफाकी हुकूमत होते हुए, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना होते हुए वो बेचारा आदमी हार गया। उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने कौमी असेंबली में 3 लोग ऐसे हैं जिनके वोट ज़ाया हुए हैं, जिसके बारे में मीडिया पर ख़बर चल रही है कि शायद वज़ीर आज़म भी वोट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, एक वफाकी वज़ीर साहिबा अपना वोट इस्तेमाल नहीं कर पाई, एक इनके चेयरमैन कश्मीर कमेटी अपना वोट, वो तो एडमिटेडली उन्होंने दरख्वास्त दी है RO को कि जी मुझे अपना वोट वापस डालने की इजाज़त दी जाए। उन लोगों के ख़िलाफ़ ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये इलेक्शन ज़मीर के मुताबिक, कॉन्शियस के मुताबिक लोग फैसला करते हैं, और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, शहरियार आफरीदी साहब ने और ज़रदार गुल साहिबा ने अपने ज़मीर के मुताबिक मुनासिब नहीं समझा कि वो IMF के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दें। उन्होंने वोट नहीं दिया, तो जिस दिन खुर्रम शेर ज़मान उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करेंगे तो मैं उस डिमांड में उनके साथ खड़ा हूँगा। ये बताएं कि ये करके मैं दरा जाता कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तो आपकी महंगाई है प्लस का, लेकिन जो सरकारी नर्क हैं उससे डबल दामों चीज़ें फरोख्त हो रही हैं। तो कमिश्नर नाकाम हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। या तो आप कीमतें बढ़ा देंगे जो कीमत चल रही है, लेकिन कीमतें कुछ और हों, बिक कुछ और रहा हो, फिर कहेंगे जी सब सेट है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इनको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन होगा ये मेरे भाई, जब कमिश्नर ऑफिस रैशनलाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा ना, तो आप लोग, आपके कैमरे, आपका मीडिया ये दिखाएगा कमिश्नर वो जो वफाकी हुकूमत की ATMs की माफिया है ना उसके साथ मिल गया है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं कभी भी कंडोन नहीं करूँगा महंगाई को, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी बता रहा था कि अगर आप बिजली की, गैस की, जो बेसिक रॉ मटेरियल है कारखाने का, उसकी कीमतों में इजाफा कर देंगे, मिट्टी तेल, डीज़ल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देंगे और अनप्रेसिडेंटेड इजाफा होगा, तो नेचुरली उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है मनफी अंदाज से वो आउटपुट के ऊपर होता है, एंड रिजल्ट के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आज तमाम कमिश्नर्स को ये प्रॉब्लम का सामना है। और ये सिर्फ सूबा सिंध में नहीं हो रहा, ये सारे पाकिस्तान में हो रहा है। कल मैं TV पे देख रहा था कि इस्लामाबाद में मुर्गी की जो कीमत है वो 500 रुपये से तजावुज़ कर गई है। तो इस्लामाबाद में तो इमरान खान साहब बैठे हुए हैं ना, उनकी डायरेक्ट हुकूमत है, उनकी नाक के नीचे तमाम चीज़ें आती हैं, तो वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो बेसिक इनपुट्स हैं, ये जो सप्लाई का एस्पेक्ट है, इनको वफाकी हुकूमत को एड्रेस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ महंगाई के तूफ़ान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। साहब, इसी वज़ीर आज़म बनने से पहले लाहौर में पार्लियामेंट पर लानत भेजी थी, और उसी पार्लियामेंट से एतमाद का वोट देता। अब तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम लान तान कर रही है। मैं लानत का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, गैर पार्लिमानी है। मेरे जितने भी इख्तलाफात हो जाएँ इमरान खान साहब से, पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, तो मैं उस ओहदे का एहतराम करता हूँ, तो मैं लानत नहीं भेजूँगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम सरापा एहतजाज है, और वो आपने देख लिया कि पिछले 3-4 माह में जितने इलेक्शन हुए, पाकिस्तान की आवाम ने अपने एहतजाज का अपने वोट के ज़रिए इजहार किया, और मेंबरान असेंबली ने, मेंबरान कौमी असेंबली ने भी अपने वोट के ज़रिए अपने एहतजाज का इजहार किया। इससे शो होता है कि खान साहब की पॉलिसीज़ ने किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, और वक्त ये आ गया है कि वज़ीर आज़म अब घर चले जाए। बहुत शुक्रिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।